बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 मार्च और दिन है मंडे का। तीन अहम डेवलपमेंट्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुए हैं जी। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और अप्रैल का महीना इस हवाले से डिसाइसिव महीना है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ इनकार कर दिया है और ये कहा है कि आपकी पॉलिसीज गलत हैं और अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो आप मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एक बंद कमरा इजलास बुलाया गया है और इस बात को मेक श्योर किया गया है कि इमरान खान साहब से तमाम तर जो कम्युनिकेशन है इसे जो है वो बंद ही रखा जाए। इमरान खान साहब से उनकी पार्टी जो लीडरशिप है उनकी मुलाकातें ना होने दी जाएं और ताकि वो बिल्कुल एक ब्लाइंड जो है पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहे। और फिर उसके बाद एक जो एपीसी बुलाई जानी थी वो एपीसी भी नहीं बुलाई जा रही। खौफ है इमरान खान का और फिर बलोच क़यादत भी ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर जो एतमाद का इजहार कर चुकी है और ओवरऑल इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है ये मामला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही हल करवा सकते हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि सुप्रीडेंट अटियाला जेल ने भी बिल आखिर हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी आपको एक बड़ी खबर देता चलूँ जी कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है वो तलब किया गया है और ये इजलास मंगल वाले दिन तलब किया गया है, यानी कि कल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा और इसमें अस्करी जो क़यादत है वो भी मौजूद होगी और ब्रीफ करेगी। और बज़ाहिर जो इसका एजेंडा है या जिस मकसद के लिए ये बुलाई गई है वो ये है जी कि जो दहशतगर्दी एकदम से इसमें इजाफा हुआ, बल्कि वो मैं एक पढ़ रहा था कि कोई 48 घंटों में कोई 37 के 47 के करीब जो हमले हैं जी वो पूरे मुल्क के अंदर हुए। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 2009 में इस किस्म की सिचुएशन थी और दिन में 2-3 धमाके होना तो उस वक्त ऐसा महसूस होने लग पड़ा था कि ये एक नॉर्मल सी खबर है। और बल्कि ये कहा जाता था जी कि अगर 1-2 धमाके हुए तो चलें, 1-2 धमाके हुए ज़्यादा नहीं हुए। तो ये एक मेंटालिटी हो चुकी थी उस वक्त। फिर उसके बाद जो है वो ऑपरेशन हुआ और दहशतगर्दी जो है उससे फिर जो है वो खात्मा तो ज़ाहिर सी बात है उस तरह से नहीं हुआ। अगर खात्मा हुआ तो तभी दोबारा से ना शुरू हुई होती। तो बहरहाल वो जो सिचुएशन है वो अब इस वक्त बन रही है। तो इस तनाजुर में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, लेकिन ये इजलास बेमकसद ही रहेगा। इसकी वजह यह है कि इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोग शिरकत करते हैं तो एक तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर सी बात है पार्लिमानी जमात तो नहीं है, उनके अगर MNAs वगैरह जो होंगे या वज़ीर वगैरह जो होंगे वो एक आज़ाद हैसियत में ही होंगे और इमरान खान साहब से किसी किस्म की इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही पार्टी रहनुमाओं की, पार्टी लीडरशिप की। तो इस पर इमरान खान साहब की क्या राय है। और इसी के पैरेलल आपको बताऊं तो एपीसी का भी मुतालबा किया जा रहा था कि एपीसी बुलाई जाए और उस एपीसी के अंदर इमरान खान का होना लाजमी है। और इमरान खान अगर एलामिये पर दस्तखत करते हैं या जो कुछ भी डिसाइड होता है उस मामले में साथ मतलब उसको इंडोर्स करते हैं तो इमरान खान के दस्तखत के साथ जो एलामिया जाएगा उसके ऊपर जो अवाम है वो भी इम्प्लीमेंट करेगी और उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो होगा। यानी कि आपका जो भी कोई एलामिया आएगा उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा और इमरान खान का जो इम्पैक्ट होगा तो इसलिए जी उस एपीसी में था। इवन कि जो बलोच की आदत थी वो भी ये चाहती थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो आए, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा हालात अगर कहीं ख़राब है तो वो बलूचिस्तान है और फिर उसके बाद केपी वगैरह और अब तो पंजाब और सिंध के हवाले से भी जो थ्रेट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो बहरहाल जी इसमें एटलीस्ट ये जो अब कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया इसमें अब इमरान खान जो है वो नहीं होंगे, ना ही उनकी कोई जो पॉलिसी है या उनके हवाले से कि उनका क्या मौक़िफ़ है तो वो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला कि इसमें आप क्या डिस्कस करते हैं। और इसमें एक तरह से इस तरह से मेक श्योर ही कर लिया गया जी कि इमरान खान कम्युनिकेट ना करें और अप्रैल का महीना जिसे डिसाइसिव महीना कहा जा रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के इशू के बाद रुख करेगा इस खित्ते का। और ये जो ख्याल किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी के मैटर में एक मरतबा फिर से अमेरिका से हम मदद लेंगे और उनसे कहेंगे जी कि हमारे साथ आप मिलकर फ़ाइट करें, तो ये प्लान भी चूँकि नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है तो इसलिए ट्रंप अगर साथ नहीं देता, ट्रंप इस चुनतखीब रजीम के सर के ऊपर हाथ नहीं रखता जिस तरह से बाइडेन इंतज़ामिया ने रखा हुआ था, तो फिर इनका चलना आलमोस्ट नामुमकिन है।
اور پھر اس کے بعد اپریل میں ہی جو تحریک چلنے جا رہی ہے، اس تحریک کے نتیجے میں یہ جو حکومت ہے یہ بچ نہیں پائے گی۔ تو یہ وہ تمام ڈیولپمنٹس ہیں جی جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، ایک تو وہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے، اور اپریل کا مہینہ اس حوالے سے ڈیسائسو ہوگا، کیونکہ ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کوئی نئی قسط نہیں آ رہی۔ آئی ایم ایف کہتے ہیں جی کہ ہم جو مذاکرات ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ ملک کی جو صورتحال ہے، دہشت گردی زور پکڑتی جا رہی ہے، تباہی کی طرف معاملات جا رہے ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر جو بھی رجیم ہوتی ہے وہ چل نہیں سکتی۔ یا تو ایسا ہونا کہ آپ نے معاشی طور پر اتنی زیادہ اسٹیبلٹی لے آئے یا ملک کے اندر کہ عوام کو آپ کہیں جی کہ دیکھیں آپ تو خوشحال ہیں، تو عوام خوشحال ہے تو ان کو دوسری طرف جانے کی پھر کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اتنے زیادہ نااہل ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بھی ان سے نہیں سنبھلی۔ بہرحال اس پر آپ کے ساتھ خبر ایک شیئر کرتا چلوں جی کہ یہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ افغانستان امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ واپس آ جائے گا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کر افغانستان میں کارروائی کریں گے، یہ بالکل ایک فضول بات ہے۔ اور اس پر زلمے خلیلزاد بھی یہ ایک ٹویٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سفارتی اس کا حل ہوگا، اور سفارتی لیول پر دونوں میں جو ٹاکس ہیں وہ ہوں گی، کیونکہ ادھر سے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے اور وہاں سے جو الزامات ہیں وہ یہاں پر لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کا جو حل ہے وہ صرف یہی ہے کہ دونوں بیٹھیں گے، اور سفارتی لیول کے اوپر جو حل ہے وہی اس کا نکل سکتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو افغان جو مہاجرین تھے ان کو نکالنے کی ڈیڈ لائن بھی کوئی 31 مارچ تک کی ہے، اور اس میں علی امین گنڈا پور نے جو ہے اس پالیسی کی ذرا مخالفت بھی کی ہے، اور ایک اہم جو بیان ہے وہ بھی ان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی، ایک تو پی ٹی اے کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے ختم کرنے کے چکر میں ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے، یہ علی امین گنڈا پور نے کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ وفاقی حکومت سے مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کو شہریت دی جائے اور انہیں زبردستی بے دخل نہ کیا جائے۔ یہ علی امین گنڈا پور نے جو گفتگو ہے وہ کی ہے، اور اس پر طالبان جو حکومت ہے افغانستان میں انہوں نے بھی ایک درخواست کی تھی کہ یہ جو آپ نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی ڈیڈ لائن ہے اس میں ذرا اضافہ کر دیا جائے۔ تو ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو تمام جو افغان مہاجرین ہیں جی جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو واپس ہم بھیج رہے ہیں، تو ان کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور اس ٹائم افغان پاکستان بارڈر بھی جو بند ہے، اور تورخم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو نقصان بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ساری اس کے سائڈ پر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال جی علی امین گنڈا پور نے تو اس کی مخالفت کی ہے، اور باقی جو ہے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس پر بھی علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو گفتگو ہے وہ کی گئی ہے۔ لیکن مین جو دو چیزیں تھیں علی امین گنڈا پور کی وہ یہ کہ ایک تو پی ٹی آئی کو جو ختم کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اس سے ملک کو آپ دباؤ پر لگا رہے ہیں، اور دوسرا ہے افغان مہاجرین والی جو پالیسی ہے اس کو آپ کو ریورس کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جی وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے بھی رد عمل دیا اور کہا جی کہ گنڈا پور حکومت نہیں چلا سکتے تو اسمبلیاں توڑیں اور استعفیٰ دیں، اسمبلیاں توڑ دیں اور آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ گنڈا پور کو اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کے پی میں ٹیررزم بڑھ رہی ہے تو گنڈا پور کو اسمبلیاں توڑ کر گھر جانا چاہیے، تو جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کی جانب سے کیوں کچھ نہیں بولا جا رہا، کیوں وہاں پر آپ کے لب سلے ہوئے ہیں؟ پھر محسن نقوی جو کہ آپ کے وزیر داخلہ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ ویسے تو جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے اسلام آباد میں آتی ہے تو دن میں 6 پریس کانفرنسیں وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہاں پر ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، اور جب یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے آپ نے 28 ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات چلے گئے تھے، لیکن یہ جو دہشت گردی والا ہے یہ وفاق کا سبجیکٹ تھا، اس نے اس کے اوپر کرنی ہوتی ہیں ایکشنز وغیرہ لینے ہوتے ہیں۔ تو اس پر جو آپ کے وفاقی وزیر داخلہ ہے محسن نقوی وہ کہاں پر ہیں؟ جب سے یہ بلوچستان جعفر ٹرین والا سانحہ ہوا اس ٹائم سے لے کر ابھی تک وہ خاموش ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں جی کہ وہ بہت جلد مستعفی ہونے جا رہے ہیں، اور پرویز خٹک اور طلال چودھری کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ جب وہ مستعفی ہو جائیں گے تو پھر یہ دو ہوں گے۔ پرویز خٹک کا تو کہا جا رہی ہے طاقتور حلقوں کے بڑے قریب ہیں، تو شہباز حکومت کو یہ تھا جی کہ ہمارا بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے، تو طلال چودھری کو وہ وزارت داخلہ میں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ جی ان کی صورتحال ہے، اور ڈیمانڈز یہ گنڈا پور صاحب سے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ قومی سلامتی صورتحال پر پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے جی وہ کل ہوگا، اور اس پر جو عسکری قیادت ہے وہ بریفنگ بھی دے گی۔ یہ جی ایک خبر بھی تھی، اس پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جی۔
आगे चलते हुए जी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है, और वो है अदालती महाज से इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। यानी कि उनको अदालत ने इजाज़त दी है और उनको मिलने नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद तौहीन अदालत के केसेस भी और वैसे भी केसेस पेंडिंग है। तो इस पर जी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और ये कहा है कि हमें हफ्ते में 5 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर दरखास्तें इतनी ज़्यादा हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, तो हमें उसमें पेश होना पड़ता है और मौक़िफ़ बताना पड़ता है। तो इन सारी दरखास्तों को यकजा कर दिया जाए और एक ही दिन इसको मुकर्रर किया जाए, ताकि हम एक ही दिन आ जाएँ और अपना जो मौक़िफ़ है वो बता सकें। खैर, इमरान खान साहब से जो मुलाकातें वो शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनको ये अलाउ है, वो भी नहीं करवाई जा रही। इस पर जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से इधर लाया गया है, उन्होंने जी इमरान खान साहब से मुलाकातों के केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की जो हिदायत है वो कर दी है। इसकी खबर मैं आपसे शेयर करता हूँ फिर मजीद इस पर। सुप्रीम अडयाला जेल की जानिब से बानी पीटी से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समात कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर ने की, जिसमें अदालत ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी है। अदालत में सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो उनकी जानिब से जो एडवोकेट है वो पेश हुए और ये मौक़िफ़ अपनाया जी कि मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके हैं। इमरान खान से मुलाकातों की दरखास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समात के लिए मुकर्रर हैं। इमरान खान से मुलाकातों की दरखास्तें यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। अडयाला जेल के हज़ारों कैदियों के मामला सुप्रीटेंडेंट ने देखने होते हैं। हफ्ते में 5 दिन इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना पड़ता है। एक ही बेंच में केसेस मुकर्रर होने से एक ही दफ़ा वो पेश हो जाया करेंगे। तो अब लार्जर बेंच से क्या होगा? लार्जर बेंच से ये होगा जी कि मतलब है कि उसमें कोई ऐसा बेंच बन जाएगा जिसमें शायद जस्टिस इसहाक खान या जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, ये शायद उसमें नहीं होंगे। और जस्टिस इसहाक साहब का एक फ़ैसला था जिसमें उन्होंने अदालती जो क्लर्क थी सकीना बंगश साहिबा, उनको कहा था जी कि आप फिर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, क्योंकि ये इमरान खान साहब की वकील को मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। तो ये मुलाकातों का जो सिलसिला है जी, ज़ाहिर ऐसा महसूस होता है ये चाहते हैं कि ये मुलाकातों का सिलसिला ना हो, क्योंकि ये जो टाइम डिसाइसिव चल रहा है, अप्रैल का महीना ख़ास तौर पर जो डिसाइसिव है और जो तहरीक चलनी है, अपोजिशन जो है इस मामले के ऊपर वो भी इकट्ठी हो रही है। मौलाना फजल रहमान जो है वो मुख्तलिफ सख्त जो बयानात हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो दे रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब से कम्युनिकेट नहीं होगा तो ये बेहतर होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है, जिसके बाद अब ये जो मुलाकातें हैं इसका सिलसिला भी ऐसा लग रहा है कि ये कम हो जाएगा, लार्जर बेंच होगा। जो भी मुलाकातें हैं लार्जर बेंच पता नहीं अब बनेगा, वो केस की समात करेगा, फिर कोई वो अहकामात देगा नहीं देगा, कहाँ पर जो मामलात हैं वो जाएंगे या डिले हो जाएंगे, या हो सकता है कि अप्रैल का महीना पूरा लग जाए। तो अब ये जो एक सिनेरियो है वो बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आपके साथ जो शुरू में मैंने खबर शेयर की जी कि जो APC है वो भी नहीं बनने दी जा रही। दूसरी तरफ जी बाज़ सियासतदान अपनी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बड़े बड़े दावे करने लगते हैं। लोग इन्हें इनकलाबी समझ लेते हैं, इनके बयानात नहीं अमल देखें। ये अदनान आदिल साहब हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया है और इनका जो इशारा है, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर आप इशारे को समझे तो मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान और शेर अफजल मरवत की तरफ ही इनका इशारा होगा, क्योंकि कुछ दिनों के दौरान अगर किसी ने बड़ी बड़ी और सख्त बातें की हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो वो इन दोनों की जानिब से की गई हैं। तो ये जी मेरे ख्याल से इशारा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ज़रा रॉन्ग नंबर हैं, और मौलाना फजल रहमान वाकई रॉन्ग नंबर है। PTI को उनके ऊपर एतमाद नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है तो उनको तो PTI खैर निकाल चुकी है। पानी का बहरान शदीद हो गया, मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच गई है। पानी का अखराज बंद, तरबेला डैम में पानी डेड लेवल से सिर्फ 3 फुट ऊंचा रह गया। अगले 36 घंटों में डेड लेवल तक पहुंचने का इम्कान। तो पानी जो है वो मुझे याद है कि जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे तो उनके टाइम पर डैम बनाने के हवाले से एक कैंपेन भी चली थी और पूरा जो केस था वो भी चला था, लेकिन उसके बाद डैम कहाँ बने और वो डैम जो फंड थे उन डैम फंड का क्या हुआ, और अभी तक डैम जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुए। बल्कि उस वक्त तो प्रेजेंटेशन दी गई कि 2025-2027 तक पाकिस्तान में जो है वो इस तरह से तो पानी ख़त्म हो जाएगा डैमों के अंदर, अगर मज़ीद जो डैम है वो नहीं बनाए गए। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो सामने आई, लेकिन इस चुनतखीब हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सिर्फ यही हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने ख़त्म करना है। पानी का जो बहरान है वो अब आप देखेंगे कि ये जो गर्मी है, इन गर्मियों में पानी का बहरान भी बड़ा शिद्दत से जो है शिद्दत जो है वो इख्तियार कर जाएगा। पंजाब में नून लीग हार चुकी थी, उन्होंने हारने के बावजूद जीत कबूल की, जिससे आपने
لوگوں کو مزید ناراض کیا. نون لیگ نے اپنے نظریات کو چھوڑ دیا ہے. ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. آج مسلم لیگ پنجاب میں بھی سکڑ چکی ہے. جن کے چاہنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. لوگوں کے دلوں سے اتر گئی ہے. نون لیگ صرف خاندان کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے جو ہر عہدہ اپنے خاندان میں رکھتی ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. یہ بھی اس حکومت کو فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ قرار دے رہے ہیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.